इंदौर की रंगीन गलियों में शाम ढलना जैसे किसी रंग बिरंगे फीते को समेटने जैसा होता था। सूरज की आखिरी किरणें सराफा बाजार की दुकानों पर चमकती तो सोने का चमकता हुआ समंदर नजर आता। इसी बाजार के एक कोने में चमचमाते सोने की दुकानों से हटकर किताबों की खामोशी लिए खड़ी थी शब्दौले। शब्दौले की मालकिन थी इल्मी। उम्र से ज्यादा समझ रखने वाली और किताबों की दुनिया में खोई रहने वाली इल्मी की दुकान पर हर तरह की किताबें मिलती थीं। फिराक गोरखपुरी की बेबाक शायरी से लेकर महाभारत के वृहद ग्रंथों तक हर किताब पाठकों को अपने अलग ही संसार में ले जाती थी। किताबें खरीदने के अलावा लोग इल्मी से साहित्य पर चर्चा करने भी आते थे। उनकी बातों में ऐसा जादू होता था कि शायरी से नफरत करने वाला भी कुछ देर के लिए शब्दों के जादू में खो जाता था। एक शाम दुकान बंद करने का समय हो चुका था, लेकिन इल्मी एक पुरानी कविता संग्रह में खोई हुई बैठी थी। अचानक घंटी की आवाज से चौंककर उन्होंने देखा कि दुकान के बाहर एक शख्स खड़ा है। हल्के नीले रंग की शर्ट और गहरे भूरे रंग की पैंट पहने वो शख्स किसी विदेशी मैगजीन से निकला हुआ लग रहा था। माफ करें, इतनी देर हो गई, शख्स ने धीमी आवाज में कहा। क्या मैं अभी एक किताब ले सकता हूं? इल्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक। शख्स ने इधर उधर की किताबें देखने लगा। इल्मी ने पूछा, आपको किस तरह की किताब की तलाश है? कुछ ऐसा, शख्स ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, जो जिंदगी के सफर में साथ चले। इल्मी को ये बात अजीब लगी। उन्होंने किताबों के कई शेल्फ खंगाले और आखिरकार एक किताब निकाली। यह ओशो की किताब थी, जिंदगी एक उत्सव। यह शायद आपके काम आ सके, इल्मी ने किताब को शख्स की तरफ बढ़ाते हुए कहा। शख्स ने किताब ली और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इतनी खूबसूरत थी कि इल्मी के दिल में एक अजीब सी धड़कन पैदा हो गई। मेरा नाम राहुल है, शख्स ने अपना परिचय देते हुए कहा। मैं दिल्ली से आया हूं। इल्मी ने अपना नाम बताया और पूछा, इंदौर में क्यों? काम से आया हूं, राहुल ने थोड़ा संकोच के साथ कहा। कुछ दिनों के लिए। उस दिन के बाद राहुल अक्सर दुकान बंद होने के समय आता और इल्मी से बातें करता। वो साहित्य के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन इल्मी की बातें सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता था। इल्मी उसे अलग अलग कविताओं और कहानियों के बारे में बताती, जिससे राहुल की दुनिया किताबों के पन्नों से निकलकर एक नए आयाम में फैलने लगती। इल्मी को भी राहुल की बातें सुनना अच्छा लगता था। वो दिल्ली की चहल पहल, उसके ऐतिहासिक स्मारकों और वहां के खाने के लजीज व्यंजनों के बारे में राहुल से सुनकर इंदौर की हलवा की मिठास से भी ज्यादा खुशी मिलती थी। उनकी ये मुलाकातें धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। वे एक दूसरे को अपनी पसंद और नापसंद, सपने और ख्वाहिशें बताने लगे। इल्मी को राहुल की बातों में एक खास तरह का सूख था। वो जहां एक तरफ किताबों में खोई रहती थी, वहीं राहुल उसे जिंदगी के उन पहलुओं से रूबरू करा रहा था, जिन्हें किताबों में पढ़ना तो दूर, सोचा भी नहीं जा सकता था। राहुल की जिंदगी एक तेज रफ्तार से चलती नदी की तरह थी, जहां हर पल कुछ न कुछ नया घट रहा होता था, जबकि इल्मी की जिंदगी शब्दौले की खामोशी में, किताबों के पन्नों में सिमटी हुई थी। कुछ दिनों बाद राहुल ने इल्मी को बताया कि उसे दिल्ली लौटना है। इल्मी को यह सुनकर एक अजीब सी खींचतान सी महसूस हुई। उसे लगा जैसे शब्दौले की खामोशी अब और भी ज्यादा घनी हो गई है। राहुल जाने से पहले इल्मी को एक किताब का तोहफा दे गया। किताब का नाम था प्रेम के रंग। इल्मी ने किताब खोली और उसमें से एक गजल पढ़ी। मोहब्बत की राहों में चलना है आसान नहीं, हर कदम पर खुद को ही आजमाना पड़ता है। इल्मी ने गजल को बार बार पढ़ा। उसके दिमाग में राहुल की मुस्कान, उसकी बातें घूमने लगीं। उसे एहसास हुआ कि शब्दौले की खामोशी के पीछे अब एक बेचैनी छिपी हुई है। राहुल के जाने के बाद इल्मी अक्सर किताबों में खो जाने के बजाय खिड़की के बाहर आसमान को देखती रहती। उसे लगता जैसे दिल्ली की ओर जाने वाली हर ट्रेन में राहुल बैठा होगा। एक रात इल्मी को अचानक राहुल का फोन आया। राहुल की आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। उसने बताया कि वह दिल्ली में किसी मुसीबत में फंसा हुआ है। इल्मी ने राहुल की सारी बात सुनी और उसे तुरंत दिल्ली आने का सुझाव दिया। दूसरे दिन सुबह होते ही इल्मी ने इंदौर से दिल्ली की टिकट बुक कर ली। वो पहली बार अकेले इतनी दूर का सफर तय कर रही थी। ट्रेन का सफर उसे बहुत लंबा लगा। हर मिनट उसे ऐसा लगता जैसे साल बीत चुका है। दिल्ली पहुंचकर इल्मी ने राहुल को फोन किया। राहुल ने उसे एक होटल का पता बताया और कहा कि वो वहीं उससे मिलेगा। होटल के कमरे में इंतजार करते हुए इल्मी को कई तरह के ख्याल आ रहे थे। वो नहीं जानती थी कि राहुल किस मुसीबत में है और वो उसकी क्या मदद कर सकती है।
कुछ देर बाद दरवाजा खुला और राहुल अंदर आया। वो थका हुआ और परेशान दिख रहा था। इल्मी ने उसे दौड़कर गले लगा लिया। राहुल भी उसे गले लगाकर खड़ा हो गया। यह उनका पहला स्पर्श था, एक ऐसा स्पर्श जिसने दोनों के बीच की खामोशी को तोड़ दिया। राहुल ने इल्मी को अपनी सारी परेशानी बताई। वो एक बड़ी कंपनी में काम करता था और उसके ऊपर कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स के चलते आरोप लगाए गए थे। उसकी नौकरी जाने की कगार पर थी। इल्मी ने राहुल को धैर्य रखने के लिए कहा और उसे ये भरोसा दिलाया कि वे साथ मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। अगले कुछ दिन इल्मी ने राहुल के साथ दिल्ली घूमते हुए बिताए। उन्होंने लाल किले की भव्यता देखी, कुतुब मीनार की ऊंचाई को नापा और चांदनी चौक की हलचल में खो गए। घूमने के साथ साथ इल्मी ने राहुल को उस केस से लड़ने के लिए एक अच्छे वकील की तलाश में भी मदद की। इल्मी की बुद्धिमत्ता और राहुल की ईमानदारी का साथ काम आया और उन्हें एक ऐसा वकील मिल गया जो राहुल का केस लड़ने के लिए तैयार हो गया। हफ्तों तक चली सुनवाई के बाद आखिरकार कोर्ट का फैसला राहुल के पक्ष में आया। उसकी नौकरी बच गई। राहुल खुशी से झूम उठा। उसने इल्मी को धन्यवाद दिया और कहा, तुम नहीं होती तो शायद मैं ये सब कभी पार न कर पाता। इल्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने ये साथ मिलकर पार किया है। दिल्ली में बिताए ये कुछ दिन इल्मी और राहुल की जिंदगी बदल गए। किताबों की खामोशी से निकलकर इल्मी ने जिंदगी के एक नए पहलू को देखा था, वहीं राहुल को इल्मी के शब्दों और किताबों के ज्ञान ने एक नया नजरिया दिया था। उनके बीच का प्यार अब किसी किताब के अध्याय की तरह नहीं, बल्कि एक कविता की तरह खिल चुका था, जिसकी हर पंक्ति में अनोखी लय और गहराई थी। लेकिन खुशियां हमेशा टिकती नहीं हैं। इल्मी को वापस इंदौर लौटना था। राहुल उसे रोकना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि इल्मी का दिल किताबों के बीच भी धड़कता है। विदाई के समय राहुल उदास था। इल्मी ने उससे वादा किया कि वो जल्दी ही दिल्ली आएगी। राहुल ने भी इंदौर आने का वादा किया। इंदौर वापस आकर इल्मी पहले जैसी नहीं थी। शब्दोलय अब भी वही था, किताबें भी वही थीं, लेकिन अब इन सबके बीच एक खामोशी नहीं, बल्कि राहुल की यादों की खुशबू थी। वो अक्सर राहुल को फोन करती और उससे बातें करती। वे एक दूसरे को अपनी जिंदगी के हर छोटे बड़े बातों को शेयर करते। कुछ महीने बीत गए। एक दिन राहुल ने इल्मी को फोन किया और बताया कि उसे मुंबई में एक नई नौकरी मिल गई है। इल्मी खुश तो हुई, लेकिन साथ ही उसे ये भी डर लगा कि अब उनकी मुलाकातें और भी कम हो जाएंगी। राहुल ने इल्मी की परेशानी समझी। उसने कहा, इल्मी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। इल्मी ने सांस रोके हुए पूछा, क्या बात है? राहुल ने कहा, इल्मी, तुम मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। इल्मी के होठों पर मुस्कान खिल उठी। उसने भी राहुल से अपने प्यार का इजहार किया। कुछ दिनों बाद राहुल मुंबई चला गया। अब उनकी मुलाकातें और भी कम हो गईं, लेकिन उनके बीच का प्यार कम नहीं हुआ, बल्कि दूरियों के पार और मजबूत होता गया। इल्मी ने राहुल को सुझाव दिया कि वे दोनों मिलकर एक किताबों की दुकान खोलें, ऐसी दुकान जहां किताबों के साथ साथ कैफे भी हो। राहुल को ये आइडिया बहुत पसंद आया। उन्होंने मिलकर ऑनलाइन पैसे जोड़े और मुंबई में एक खूबसूरत सी दुकान खोली। दुकान का नाम रखा, शब्दों का सफर। शब्दों का सफर सिर्फ किताबों की दुकान ही नहीं थी, बल्कि किताबों से प्यार करने वालों और नई कहानियों की तलाश करने वालों के लिए एक मिलन स्थल भी थी। शाम के समय कैफे में बैठकर लोग किताबों पर चर्चा करते, कविता पाठ करते और अपनी कहानियां सुनाते। इल्मी और राहुल की लव स्टोरी किताबों की दुनिया से शुरू हुई थी और अब खुद एक खूबसूरत किताब का रूप ले चुकी थी। एक ऐसी किताब जिसके हर अध्याय में प्यार, समझ और एक दूसरे को पूरा करने की ख्वाहिश थी। कुछ साल बाद इल्मी और राहुल ने शादी कर ली। शादी के बाद भी उन्होंने शब्दों का सफर को संभालना जारी रखा। उनके कैफे में अक्सर नामचीन लेखक अपनी किताबों का विमोचन करते, युवा कवि अपनी रचनाएं सुनाते और बुजुर्ग लोग पुरानी यादों को किताबों के जरिए ताजा करते। एक शाम कैफे में एक युवा जोड़ा बैठा हुआ था। लड़की किताब पढ़ रही थी और लड़का उसे घूर रहा था। इल्मी ने उन्हें देखा और मुस्कुरा दी। राहुल के पास जाकर धीमे से कहा, शायद उनकी कहानी भी यहीं से शुरू हो रही है। राहुल ने इल्मी को गले लगा लिया और कहा, शब्दों की दुनिया में प्यार की कहानियां हमेशा मिलेंगी और हम उन्हें एक मंच देंगे। इल्मी ने राहुल का हाथ थाम लिया और बाहर देखने लगी। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन शब्दों का सफर के अंदर किताबों की खुशबू, चाय की गर्माहट और प्यार की कहानियां बारिश की बूंदों को भी मीठा बना रही थी।